हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के सीरीज का दूसरा वीडियो मतलब पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा कि इनकम मेथड में हम कैसे नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट्स जोड़ते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इस मेथड का फार्मूला क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हर मेथड में एक ऐसा एग्रीगेट हम निकालते हैं जिससे किसी दूसरे एग्रीगेट का हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो फर्स्ट जो एग्रीगेट इस मेथड में हमारा क्या है, वो है हमारा डोमेस्टिक इनकम। मतलब एग्रीगेट जो कैलकुलेट करते हैं पहली बार इस मेथड में, उसे हम कहते हैं एनडीपी एट एफसी, मतलब डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब सवाल यह होता है कि डोमेस्टिक इनकम जो हमारा है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये है क्या? सिंपल भाषा में कहते हैं कि जो भी फैक्टर इनकम्स का सम टोटल है पूरे एक साल का, उसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। मतलब एनडीपी एट एफसी क्या हमारा है, तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स का मतलब कहते हैं कि जो भी इनकम हम पाते हैं किसी सर्विस के, प्रोडक्टिव सर्विस के बदले में, उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। मतलब ये कमाया हुआ हमारा इनकम जिसके बदले हम कोई सर्विस देते हैं। अब ये हमारा क्या है कि ये जो फैक्टर इनकम का सम टोटल, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट जोड़ते हैं जिससे हम निकालते हैं, दैट इज एनडीपी एट एफसी। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहला कंपोनेंट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कोई भी व्यक्ति एज एन एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करता है तो उसके सर्विस के बदले उसे रिवार्ड पेमेंट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा फैक्टर जो हमारा है एनडीपी एट एफसी का, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब कहते हैं जो भी इनकम हम अपने संपत्ति या उद्यम से, मतलब एंटरप्राइजिंग फैक्टर से कमाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और एकदम लेमन भाषा में अगर बात करें तो ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन में, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सरप्लस का मतलब जो भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा है, हमारे अपने इस्तेमाल के बाद जो बचता है, हम उसे दूसरों को दे देते हैं यूज करने के लिए। तो वैसे सरप्लस फैक्टर्स का कोई यूज दूसरा कोई व्यक्ति करता है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, तो जो बदले में वो पेमेंट देता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। वो उस मालिक का वो फैक्टर इनकम है। और थर्ड हमारा क्या है, दैट इज मिक्स्ड इनकम कहते हैं। ये मिक्सर्स है सब तरह का इनकम का। बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति का ये इनकम है। अब हम इस पे आते हैं एक एक करके सबके कंपोनेंट्स पर। मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो पता चल गया कि एक एम्प्लॉय का ये हमारा रिवार्ड है, लेकिन इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स जोड़ते हैं जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं डोमेस्टिक इनकम का, इस कंपोनेंट में क्या ऐड करते हैं। तो पहला इसका कंपोनेंट हमारा है वेजेस एंड सैलरीज, कैश काइंड बोथ। मतलब कैश में भी पेमेंट होता है और काइंड में भी पेमेंट होता है। वेजेस एंड सैलरीज, कैश एंड काइंड। और प्लस दूसरा हमारा क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जो भी हमारा एम्प्लॉयर हमारे प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में या कहलाता है पेंशन फंड में, ये हमारा है ना, या जो एलआईसी जो पार्ट है स्कीम प्रीमियम पेमेंट करता है, मीन्स जो सोशल सामाजिक सुरक्षा योजना में जो भी ये हमारा एम्प्लॉयर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करता है, ये दूसरा कंपोनेंट है हमारा कंपेंसेशन का। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट। अभी आते हैं अब इसमें इसके प्रिकॉशंस पे भी। वेजेस एंड सैलरीज मतलब टोटल वेजेस एंड सैलरी, दोनों कैश भी और काइंड भी। मतलब ये हमारा कैश पेमेंट और प्लस काइंड पेमेंट दोनों, ये अलग अलग नहीं है। अगर ये पूरा लिखा हुआ वेजेस एंड सैलरी मतलब टोटल। कैश में अगर हम देखेंगे तो बता देते हैं कि बेसिक पे, डीए, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस, इंसेंटिव एटसेट्रा, बहुत सारा कंपोनेंट है जो हमें सैलरी के साथ में कैश मिलता है। काइंड अगर पेमेंट की बात करें तो हमारा मोटर व्हीकल फैसिलिटी है ना, मोटर व्हीकल फैसिलिटी वो हमारा काइंड पेमेंट है।
क्या सब काम हम जो हमें सुविधा मिलती है वो हम अपने लिए नहीं करते? तो अपने लिए भी तो इसका इस्तेमाल करते हैं ना। अगर करेंगे तो वो हमें पैसा उसका खर्च करना पड़ेगा, मतलब उतना हमारा बचता है। एक तरह से कहते हैं ये हमारा काइंड पेमेंट है। मोटर व्हीकल फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी आज के डेट में टॉक टाइम के साथ मिलता है। एक सर्टेन अमाउंट तक उसके बिल जब एक्स्ट्रा आएगा तो पेमेंट हमें करना पड़ेगा अपने सैलरी से। तो मोटर व्हीकल फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी, रेंट फ्री क्वार्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा पार्ट हमारा रेंट फ्री क्वार्टर, ठीक है। ये सब आएगा काइंड पेमेंट में। तो कैश काइंड दोनों का जो आएगा सम टोटल वो हमारा होगा दैट इज वेजेस एंड सैलरीज। अब इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में हमारा क्या क्या आता है? तो प्रोविडेंट फंड, पीएफ कहते हैं, पेंशन कहते हैं। पेंशन हमारा होता है, क्वेश्चंस में लिखा हुआ हमेशा मिलेगा दो। एक है ये पेंशन का मतलब रिटायरमेंट पेंशन, एक हमारा है ओल्ड एज पेंशन। वो हर एक एजेड पर्सन्स को मिलता है सरकार के द्वारा फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ। उसके बदले वो व्यक्ति कुछ देता नहीं है, तो वो उसका ट्रांसफर इनकम है, तो वो ऐड नहीं करेंगे। लेकिन ये जो पेंशन का मतलब रिटायरमेंट पेंशन कहते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट जो किसी भी इंप्लॉय को पैसा मिलता है वो हर महीना पेंशन के रूप में, वो रिटायरमेंट पेंशन ये कंपेंसेशन का पार्ट है। लेकिन अगर ये इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चंस में और रिटायरमेंट पेंशन भी दिया हुआ है तो रिटायरमेंट पेंशन फिर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इस कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो पेंशन हमारा यहाँ पर एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में ये जो पेमेंट्स देता है हमारा एम्प्लॉयर हमारे अकाउंट में। यहाँ एक प्रिकॉशन और लेना है कि अगर ये हमारा एम्प्लॉइज लिखा होगा, ये एम्प्लॉयर की जगह पर YEES लिखा होगा तो इसे नहीं लेना है, ध्यान रखना होगा। YERS, ये देखो ERS YEES, बस एक लेटर का डिफरेंस है। प्रेशर ऑफ टाइम में गलती हो जाती है। तो इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन होगा तो जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, छोड़ना है। इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा तो ऐड करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड हमारा है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। कोई भी इनकम हमें अपनी संपत्ति से या हमारा उद्यम से, मतलब इंटरप्राइजिंग फैक्टर से आता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। जो भी हमारे पास सरप्लस फैक्टर्स है, अगर उसका इस्तेमाल कोई दूसरा करता है तो वह हमें रिवार्ड देता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। फर्स्ट जो इसमें हम ऐड करते हैं वो हमारा है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट हमारा सिंपल भाषा में कहते हैं जमीन के ऊपर का सरफेस अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो रेंट है, जमीन के नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है रॉयल्टी। जैसे हम सपोज कहते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट में माइनिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जमीन का नीचे का हिस्सा यूज करती है तो वो उसके बदले रॉयल्टी पेमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो हमारा रेंट है सबसॉइल एसेट्स का, वो है रॉयल्टी। किसी पब्लिशर को कोई राइटर किताब छापने के लिए देता है, बेचने के लिए देता है, तो वो जो किताब संपत्ति है उस राइटर की, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, बौद्धिक संपदा। उसके बदले उसे जो मिलता है वो रॉयल्टी पेमेंट है राइटर को, लेखक का। तो ये हमारा रॉयल्टी और रेंट दोनों जोड़ेंगे। रेंट में हमें सिर्फ एक चीज याद रखना होगा कि इसमें इंप्यूटेड जो रेंट हमारा है, इंप्यूटेड का मतलब कहते हैं जो रेंट मालिक खुद को देता है। अगर हमारा अपना खुद का जमीन है, फैक्ट्री का बिल्डिंग खुद का हमारा है, तो अकाउंटिंग जब करेंगे तो रेंट भी ऐड करेंगे। तो वो जो रेंट हमने पेमेंट किया किसको, हमारे खाते में आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रेंट ऐड नहीं करेंगे, रेंट भी वो ऐड करेंगे, भले ही वो हम अपने खुद को पेमेंट करते हैं या किसी और को पेमेंट करते हैं। दूसरा हमारा क्या है इसमें, दैट इज इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट का मतलब जो भी अमाउंट हम लोन का लेते हैं उस पर जो मतलब ईयरली या जो भी एक मोड है, ड्यूरेशन है पेमेंट का, वैसे जब पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, तो वो इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट, सवाल यहां पर ये है। इंटरेस्ट जो भी अमाउंट ऑफ लोन जो हम लेते हैं और उस अमाउंट ऑफ लोन को हम यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब फॉर इनकम जनरेशन, तो वो इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट हमने वैसे अमाउंट ऑफ लोन पर ऐड कर दिया जिसका हमने यूज किया कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो वो हम नहीं जोड़ेंगे। जैसे सपोज कहते हैं हमने बैंक गए, हमने एक गाड़ी ली लोन पर, 8 लाख की गाड़ी ली हमने, लेके गाड़ी चले जाए, गाड़ी की सवारी करनी शुरू कर दी, मतलब ये हमारा पर्पस कंजम्पशन है। हम घर में रोज घूमने फिरने के लिए गाड़ी लेते हैं,
तो वो जो उस पर इंटरेस्ट का हम पेमेंट करेंगे ना, वो इंटरेस्ट यहां पर हमारा ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोन अमाउंट इज यूज फॉर कंजम्पशन। लेकिन अगर इसी अमाउंट को हम सपोज हम एक टैक्सी ऑपरेटर हैं, हमने लोन लिया, गाड़ी लिया बैंक से, क्रेडिट मतलब अमाउंट गाड़ी खरीद ली, अब जो हम उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो वो हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि वो जो गाड़ी हमने परचेज की हमने उसको टैक्सी सर्विसेज में यूज की, हम उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो वैसा इंटरेस्ट जो होगा, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होगा लोन का अमाउंट, वही इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे। बाकी जो इंटरेस्ट होगा फॉर कंजम्पशन पर्पस वो ऐड नहीं करेंगे। तीसरा हमारा क्या है, थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट हमारा ये तीसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। प्रॉफिट रिवार्ड हमारा पेड टू एंटरप्राइजिंग सेक्टर है, इसका 3 कंपोनेंट्स हमारा है। क्वेश्चन में प्राय प्रॉफिट बहुत सिंगल कम मिलता है देखने को, ये हमारा 3 कंपोनेंट्स में हमारा होता है। पहला हमारा इसका कंपोनेंट है प्रॉफिट का, प्रॉफिट टैक्स कहते हैं या कहलाता है कॉर्पोरेट टैक्स, या कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया जाता है इनकम टैक्स पेड बाय द कंपनी और बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर। ये जो प्रॉफिट है, इनकम है कंपनी का, इस पर टैक्स लगा तो वो कह सकते हैं कि इनकम टैक्स है, दैट इज ऑन द इनकम ऑफ अ कंपनी। सेकंड जो कंपोनेंट हमारा है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का भी पेमेंट हमारा प्रॉफिट से ही जाता है, और ये किसको पेमेंट किया जाता है, शेयर होल्डर्स को। तो डिविडेंड जो हमारा है पेड टू द शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट का दूसरा कंपोनेंट। और तीसरा कंपोनेंट है जो पैसा बच जाता है, ये तो 2 पेमेंट हो गया, सरकार के जेब में गया, ये जिसके नाम शेयर का सर्टिफिकेट है उसके पास चला गया। तो कंपनी के पास पैसा यही बचता है जो वो रिटेन करता है, इसलिए इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, मतलब जो कमाई वो अपने पास रखता है, या इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसे बांटना नहीं है, मतलब अपने लिए यूज करना है। या कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सबका मतलब एक है। इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे देन वी गेट द टोटल प्रॉफिट, जो हमारा एक कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस का। ठीक है, अब तीसरा कंपोनेंट हमारा है ये मिक्स्ड इनकम। ये मिक्सर्स है इनकम का, दैट इज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो भी अपने आप को रोजगार जिन्होंने दे रखा है, वैसा व्यक्ति जो भी फैक्टर इनकम कमाता है वो हमारा मिक्सर्स है, हमारा एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम का, वो हमारा कहलाता है मिक्स्ड इनकम कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा भी, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या मिक्स्ड इनकम। अब ये हम तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे। पहला क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा जो हमारा है मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़ के जो क्वांटिटी हमारे पास आएगा वो कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी एट एफसी हमारा कैलकुलेट हो गया इस मेथड में, ठीक है, एनडीपी एट एफसी। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, एनएनपी एट एफसी, मतलब नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम का अगर कैलकुलेशंस करना है तो एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे क्या, प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा नेशनल इनकम। तो ये था हमारा फार्मूला इनकम मेथड का, जिसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम का, कौन कौन सा कंपोनेंट देखेंगे। जो ये कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स को क्वेश्चन में ढूंढेंगे, सबको जोड़ देंगे और निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई जोड़ देंगे तो निकल जाएगा नेशनल इनकम। दैट्स ऑल अबाउट द फार्मूला ऑफ इनकम मेथड टू मेजर नेशनल इनकम।